हाँ, जैसा कि हम मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि मनोविज्ञान जो विषय है, इस मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है वो काफ़ी पहले से हो चुका था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उसका एक छोटा सा डेमो दिया था कि मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है वो वैदिक काल से प्रारंभ हो गया था। वैदिक काल में वेदों में इससे विषय से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद भी हमने देखा कि उपनिषदों में मनोविज्ञान से संबंधित जो व्यवस्थित जानकारी है वो हमें उपनिषदों से प्राप्त होती है। उसके बाद हमारे जो षट दर्शन है, हमारे षट दर्शन आते हैं। 6 दर्शनों में योग है, वेदांत है, मीमांसा है, न्याय है, वैशेषिक है। ये जो 6 दर्शन है, इन 6 दर्शनों में जो मानव का शरीर है या मानव का जो मस्तिष्क है उसके 2 भाग इसके अंतर्गत बताए गए हैं। उन 2 भागों में एक अंतःकरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उसी अंतःकरण के 3 भाग इन्होंने इसके अंतर्गत बताए थे: मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त या आत्मा। तो इसमें से मन को इन्होंने प्रथम स्थान दिया था। उसके बाद हमने अध्ययन किया कि इसको आत्मा का विज्ञान क्यों कहा जाता है। आपने देखा कि साइकोलॉजी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक साइकी और दूसरा लोगस। इन 2 शब्दों से मिलकर के इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कहीं ना कहीं ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द माने जाते हैं। इन 2 शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर ही सबसे पहले इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। और जैसा कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि सबसे पहली बार इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, प्रथम बार मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले जो व्यक्ति थे, सबसे पहले इसको मनोविज्ञान को जिन्होंने आत्मा का विज्ञान कहा उनका नाम था अरस्तु। हालांकि इनसे पूर्व जो प्लेटो ने मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्रदान कर दी थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हमारे दर्शन के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं प्लेटो को दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो ने ही सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक अवधारणा को प्रारंभ किया। सर्वप्रथम प्लेटो ने ही मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं को सर्वप्रथम प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो प्लेटो को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो डेमोक्रिटस थे उन्होंने पृथ्वी का या इस ब्रह्मांड का पारमाणविक या आणविक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। इनके बाद डेमोक्रिटस हुए। डेमोक्रिटस ने विश्व का आणविक दृष्टिकोण प्रथम बार दिया। डेमोक्रिटस ने विश्व का आणविक दृष्टिकोण पहली बार दिया था। इसके अतिरिक्त जो अरस्तु रहे हैं, इन अरस्तु ने एक सिद्धांत भी दिया था जिसको रेचन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अरस्तु ने रेचन का सिद्धांत दिया था। रेचन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये रेचन का सिद्धांत खेलों से संबंधित माना जाता है। खेलों से संबंधित माना जाता है रेचन का सिद्धांत, जो सबसे पहले अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अरस्तु ने मानवीय जो आत्मा है, मानवीय आत्मा और मानव के शरीर से संबंधित बहुत सारे विवरण इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।
और इनके द्वारा दिए गए जो विवरण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं। इन्होंने अंतर्दर्शन जो विधि है उस अंतर्दर्शन विधि का भी इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। लेकिन पहली बार मनोविज्ञान प्रयोगशाला में अंतर्दर्शन विधि का जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति था वो विलियम वुंट था, न कि अरस्तु। इसके अतिरिक्त ये जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक थे, इन पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने पहली बार जो मनोविज्ञान है इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान जब कहा तो उसके बाद में 16वीं शताब्दी तक, यानी 16वीं शताब्दी तक इस मनोविज्ञान को आत्मा का ही विज्ञान कहा जाने लगा। और ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1590 में एक मनोवैज्ञानिक हुए, हम उनको मनोवैज्ञानिक नहीं कह सकते, एक दार्शनिक ही हम उनको कह सकते हैं। 1590 में एक दार्शनिक हुए, लेकिन जिनको प्रथम मनोवैज्ञानिक हम कह सकते हैं, उनका नाम था रुडोल्फ गोइटले। रुडोल्फ गोइटले, गोइटले। ये रुडोल्फ गोइटले जो है 1590 में इन्होंने पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। सॉरी, साइकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। किसने? रुडोल्फ गोइटले ने। रुडोल्फ गोइटले ने पहली बार इस साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। दूसरा, इन्होंने एक पहली पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। साइकोलॉजिया पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी, जिसको मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक माना जाता है। और पहली बार साइकोलॉजी जो शब्द है उसका प्रयोग भी इन्होंने ही किया था। लेकिन वर्ष 1590 से पहले तक इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान ही कहा जाता था। लेकिन उसके बाद में 17वीं या 18वीं शताब्दी, 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर ये जो विचार है ये परिवर्तित हो गया है। यानी जहाँ मनोविज्ञान को जो आत्मा का विज्ञान कहा जाता था उसे आत्मा का विज्ञान न कहा जाकर के परिवर्तित हो गया। तो दूसरे पद पर जो मनोविज्ञान है इस मनोविज्ञान को 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के अंत में कहा जाने लगा इसको मन का विज्ञान। मन का विज्ञान इसको कहा जाने लगा मन का विज्ञान। मन का विज्ञान कहने वाला प्रथम जो व्यक्ति था, प्रथम व्यक्ति जिसने इस मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा, उनका नाम था पोम्पानोजी। पोम्पानोजी पोम्पानोजी जो है ये इटली के रहने वाले थे। ये इटली के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने पहली बार इस मनोविज्ञान को मन का विज्ञान इनके द्वारा कहा गया है। इनके साथ में फिर कुछ और मनोवैज्ञानिक ऐसे हुए जिन्होंने इस मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। उन्हें हम नाम देखेंगे। एक नाम है लिबनिज, दूसरा नाम है हॉब्स, तीसरा नाम है लॉक। ये पोम्पानोजी, लिबनिज, हॉब्स और लॉक, ये चारों जो मनोवैज्ञानिक हैं, चारों मनोवैज्ञानिकों ने इस मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। मन का विज्ञान कहा। अब इनमें से लिबनिज और हॉब्स का जो योगदान है वो दर्शन के क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन जो लॉक है, इन लॉक का जो योगदान है वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। लॉक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था टेबुला रेसा का सिद्धांत। टेबुला रेसा का सिद्धांत ये जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था। टेबुला रेसा का सिद्धांत दिया, इसके द्वारा दिया गया, लॉक के द्वारा। और लॉक ने ही पहली बार जो है, लॉक ने ही पहली बार एक शब्द कहा था
बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है, कोरी स्लेट के समान होता है। ऐसा किसने कहा? पहली बार जॉन लॉक ने कहा। यह कथन जॉन लॉक का है जो काफी प्रसिद्ध है। जॉन लॉक ने यह कहा कि बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट के समान होता है और आप जो चाहें आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। इसके अलावा जो जॉन लॉक है, जॉन लॉक ने सबसे अधिक वातावरण पर बल दिया। इन्होंने वातावरण पर बल दिया तथा वंशानुक्रम का विरोध किया। तो जॉन लॉक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वातावरण के ऊपर सबसे अधिक बल दिया तथा इन्होंने वंशानुक्रम का विरोध किया। इस वंशानुक्रम का विरोध करने के कारण ही इनका जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को टेबुला रेसा के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जॉन लॉक के इस सिद्धांत को टेबुला रेसा का सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने वातावरण के ऊपर बल दिया तथा वंशानुक्रम का इनके द्वारा विरोध किया गया है। इस वंशानुक्रम का विरोध करने के कारण और वातावरण पर बल देने के कारण इनके सिद्धांत को टेबुला रेसा के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये काफी प्रसिद्ध दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक भी रहे हैं। कुछ समय के बाद 18वीं 19वीं शताब्दी में आते हुए फिर इस बात का विरोध होने लगा कि मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान नहीं हो सकता, यानी मनोविज्ञान को मन का विज्ञान नहीं माना गया। 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक इस मनोविज्ञान को मन का विज्ञान ही कहा जाने लगा। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंदर और 19वीं शताब्दी के मध्यकाल तक इस मनोविज्ञान को जो है बदल करके चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। इसको कहा जाने लगा चेतना का विज्ञान। तीसरे नंबर चेतना का विज्ञान इसको कहा जाने लगा। चेतना का जो विज्ञान है वो सर्वप्रथम इस मनोविज्ञान को 1879 में, वर्ष 1879 यानी 79 में सर्वप्रथम इस मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया था। और इस मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम था विलियम वुंड और विलियम जेम्स। विलियम वुंड और दूसरे हैं विलियम जेम्स। ये दो ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने पहली बार इस मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। अब चूंकि इन दोनों मनोवैज्ञानिकों का जो योगदान है वो हमारी इस मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, इनका योगदान। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो विलियम वुंड जो है वो संसार के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संसार की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? विलियम वुंड ने। सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंड के द्वारा की गई। ये जो प्रयोगशाला थी ये पहली बार लिप्जिंग शहर जर्मनी में स्थापित की। पहली बार जो विलियम वुंड है विलियम वुंड ने जो पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला है, संसार की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई। और संसार की जो पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला वो इन्होंने लिप्जिंग शहर जर्मनी में स्थापित की थी। इसी लिप्जिंग शहर जर्मनी के अंदर लिप्जिंग विश्वविद्यालय ने स्थापित की। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने ये मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। परंतु
परंतु वर्तमान में इस जो लेइप्जिग विश्वविद्यालय, इसका नाम परिवर्तित करके कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय वर्तमान में इसका नाम क्या रख दिया गया है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है लेइप्जिग शहर जर्मनी में, वहाँ पर जो पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला है, उस पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला की जो स्थापना है वो विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त जो विलियम वुंट है, इस विलियम वुंट ने जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की, इसमें विभिन्न देशों के जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए आने लगे। विभिन्न देशों के जो मनोवैज्ञानिक है वो इनकी प्रयोगशाला के अंदर आने लगे। ऐसा कहा जाता है कि विलियम वुंट ने अपने जीवन के अंदर विलियम वुंट ने अपने जीवन में 491 प्रकाशनों का प्रकाशन करवाया था। प्रकाशनों का प्रकाशन करवाया था, जिनमें से कुछ एक पृष्ठ लंबे थे, कुछ प्रकाशन एक पृष्ठ के लंबे थे, और कुछ प्रकाशन जो है वो 3453 पृष्ठ लंबे थे। 3453 पृष्ठ लंबे थे। इन्होंने अपनी इस मनोविज्ञान प्रयोगशाला के अंदर पहली बार जो है वो मानवीय संवेदना से संबंधित 3 तत्वों के बारे में इन्होंने सबसे पहली बार अध्ययन किया था। और जो ये 3 तत्व है मानवीय संवेदना के, वो है जो मानवीय संवेदना से संबंधित जो 3 तत्व इनके द्वारा दिए गए, वो 3 तत्व थे। इनके द्वारा जो 3 तत्व दिए गए वो 3 तत्व थे तीव्रता, अवधि और स्थानीयकरण। विलियम वुंट ने अपनी मनोविज्ञान प्रयोगशाला में जिन मानवीय संवेदना से संबंधित 3 तत्वों का सबसे पहले अध्ययन किया, 3 तत्वों का सर्वप्रथम अध्ययन इन्होंने किया। ये 3 तत्व थे। पहला है तीव्रता, दूसरा है अवधि, तो तीसरा है स्थानीयकरण। ये मानवीय संवेदनाओं से संबंधित 3 तत्व थे जिनके बारे में सर विलियम वुंट ने पहली बार अध्ययन किया अपनी इस मनोविज्ञान प्रयोगशाला में। इन प्रयोगों से प्रभावित होकर के बहुत से जो छात्र हैं वो इनकी मनोविज्ञान प्रयोगशाला में दूर दूर से आने लगे। उसके पश्चात हम देखते हैं विलियम जेम्स जो है ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये अमेरिका के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। विलियम जेम्स जो है इनका जो संबंध है वो कार्यात्मकवादी संप्रदाय। हमारी मनोविज्ञान में 6 संप्रदाय रहे हैं, उसमें से कार्यात्मकवादी संप्रदाय से ये संबंधित थे। कार्यात्मकवादी संप्रदाय से ये संबंधित थे और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इनकी पुस्तक का नाम है। जो पाश्चात्य देशों के अंदर पाश्चात्य देशों में आधुनिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। आधुनिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक इसको माना जाता है, प्रथम पुस्तक मानी जाती है।
सॉरी थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंस हो गया था। तो विलियम जेम्स जो है, विलियम जेम्स अमेरिका के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। ये कार्यात्मवादी संप्रदाय से संबंधित मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जिस पुस्तक की रचना की उसका नाम प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ऐसी पुस्तक है जिसे पाश्चात्य देशों के अंदर मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक माना जाता है, तथा उन पाश्चात्य देशों के अंदर सर विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इनको आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। प्रथम मनोवैज्ञानिक इनको कहा जाता है। तो ये जो मन का विज्ञान है, ये मन का विज्ञान कहने वाले ये दो मनोवैज्ञानिक सर विलियम वुंड और विलियम जेम्स को माना जाता है, जिन्होंने इस मनोविज्ञान को एक नया स्वरूप प्रदान किया तथा वर्तमान संदर्भ तक इसको पहुंचाते हुए इन्होंने इस मनोविज्ञान के विकास क्रम में अपनी नई भूमिका निभाई। तीसरा जो चौथा जो स्थान आता है वो है व्यवहारवाद से संबंधित। चौथा जो पद था इसका वो था व्यवहारवाद से संबंधित। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक चौथी जो पद है, यानी 20वीं शताब्दी में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया। व्यवहार का विज्ञान इसको कहा गया। व्यवहार का जो विज्ञान है वो कहने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है विलियम जेम्स वाटसन। वाटसन उनका नाम है। पहले जो व्यक्ति जिन्होंने इस मनोविज्ञान को सर्वप्रथम व्यवहार का विज्ञान का जे.बी. वाटसन है, उनका पूरा नाम जे.बी. वाटसन। वर्ष 1912 में पहली बार इन्होंने इस मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा था। जे.बी. वाटसन के अतिरिक्त जो मनोवैज्ञानिक है जिनको व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है उनमें नाम आता है हल है, पावलोव है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है। ये सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। इनको व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ये सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। हल है, पावलोव है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है। और वर्तमान में जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो सभी जो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। जे.बी. वाटसन जो है इनका योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने अपनी पत्नी रेनर, वाटसन की पत्नी का नाम था रेनर, अपनी पत्नी रेनर के साथ इन्होंने अपने पुत्र या अपने बेटे जिसका नाम था एल्बर्ट, उसके ऊपर इन्होंने अपना जो प्रयोग है वो संपादित किया था।